Hello everyone. Till now we have studied the chapter demand up to demand function. डिमांड फंक्शन के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and its own price. मीन्स लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि किसी कमोडिटी की डिमांड एंड उसके प्राइस में इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है. कैसे? जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज मतलब बढ़ जाती है. दिस इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस अप होता है, डिमांड डाउन हो जाती है. प्राइस डाउन होता है, डिमांड अप हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ की डिमांड एंड प्राइस में अपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को कई बुक्स में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल भी लिखा हुआ होता है. इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, मैं अब तक सिर्फ प्राइस की बात कर रही हूँ कि प्राइस चेंज होने पे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, पर डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं. वो सारे डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे. इसीलिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कहा जाता है कि बाकी चीज़ें ना बदलें, सिर्फ प्राइस को छोड़ के. आगे है अजम्पशन. लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस पढ़ लेते हैं. ये हम मान के सपोज करके चलते हैं. इन अजम्पशंस में फर्स्ट है कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता. सेकंड, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में भी चेंज नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमर की कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है. आफ्टर assumptions let's explain the law with the help of schedule and diagram. पहले शेड्यूल की बात करते हैं. वी आर हैविंग टू कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज PX मीन्स प्राइस ऑफ X कमोडिटी. ये मान लेते हैं कि कोई X कमोडिटी है जो खरीदनी है. कमोडिटी किसी चीज़ को कहते हैं. हमने X अज्यूम कर लिया. सेकेंड कॉलम इज ऑफ क्वांटिटी कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है कंज्यूमर परचेज करने के लिए तैयार है. अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 है तो कंज्यूमर, किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपीज़ है तो कंज्यूमर 100 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है. अगर प्राइस कम होके 9 हो जाता है तो कंज्यूमर 150 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है. अगर 8 हो जाता है प्राइस कम होके तो 200 यूनिट खरीदने के लिए कंज्यूमर रेडी है. आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ाए जा रहा है. अब इसको ही ग्राफ में इस शेड्यूल को जो हम लोग हैं वो दिखा सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना के. वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. ठीक है. जो यहाँ पे P है, P गिवन है इन द ग्राफ डायग्राम, वो ओरिजिनल प्राइस है. उस पर ओरिजिनल प्राइस शो किया हुआ है. जो Q है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है जिसको शो किया हुआ है. प्राइस जब P से कम होके P1 हो जाता है तो P1 नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, तो वो नीचे आ रहा है, प्राइस कम हो रहा है. तो क्वांटिटी Q से शिफ्ट होके Q1 तक जा रही है, मतलब बढ़ रही है. दिस इज हाउ द लॉ ऑपरेट्स. प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. ये इसी तरह ही लॉ जो है वो ऑपरेट करता है कि प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड वाइस वर्सा. ठीक है.
ये था लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आया, जैसे लिखा होगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको पहले लॉ का मतलब लिखना है, फिर उसकी अजम्पशंस लिखनी है, देन शेड्यूल बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है और डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस पे ये लिया, वाई एक्सिस पे ये लिया, प्राइस इससे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या क्या हुआ जो मैंने बोला वो सारा आप लोगों ने लिख देना है। तो उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। विद दिस 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।